तो ब्लीडिंग फेट की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक तरफ हमारा योंग म्योंग होता है और दूसरी तरफ से वो सभी लड़के एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उनमें से एक लड़के के मुंह के ऊपर पंच पड़ता है, जिसके साथ ही वो लड़का उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है और बाकी के सभी लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं। और इसी के साथ ही डार्क किंग भी वहां पर पहुंच जाता है, यानी योक भी वहां पर पहुंच जाता है, जो देखकर कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, ये तो एक कंपटीशन वाला लड़का है। क्योंकि एक लड़का उड़ता हुआ उसके पास आकर गिरता है तो वो कहता है यहाँ पर लगता है पार्टिसिपेंट्स आपस में फाइट कर रहे हैं, चलो मुझे जाकर देखना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर मेरे टैंक के साथ कुछ हो गया होगा। मैं यहाँ पर ये सारे के सारे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा अगर सभी लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। जैसे ही वो भागता वहां पर पहुंचता है तो वहां पर पहुंचने के बाद वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि सभी के सभी लड़के ग्राउंड के ऊपर बेहोश पड़े होते हैं। कोई अपनी टांग पकड़कर लेटा होता है, कोई अपना बाजू पकड़कर लेटा होता है, जबकि हमारा योंग म्योंग वहां पर लड़कों के ढेर के ऊपर बैठा होता है, वहां पर अपना बन खा रहा था और कहता है कि तुम आ ही गए, मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था तो ये सभी लोग मेरे से पंगा लेने के लिए चले आए और मैंने यहाँ पर इन सभी की धुलाई कर दी। तो जोक भी उसकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो रहा था। तो हमारा टैंक योंग म्योंग उसे कहता है कि अंकल आप बिल्कुल भी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड मत करना, ये सभी लोग पहले मेरे पर अटैक करने के लिए आए थे, मैंने इनके पर पहले अटैक नहीं किया, प्लीज यहाँ पर मुझे सजा मत देना। तो वो कहता है कि तुमने बहुत ही बुरा कर दिया। जबकि इसी के साथ ही ग्रेट एल्डर के पास कुछ एल्डर्स जाते हैं और जाकर कहते हैं क्या आपने देखा यहाँ पर अभी कंपटीशन स्टार्ट भी नहीं हुआ और कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले उस लड़के ने हमारे बहुत सारे डिसिपल्स को आउट कर दिया है। सभी वो एल्डर होते हैं जो कि ग्रैंड एल्डर के साथ मिले हुए हैं और ग्रैंड एल्डर के साथ साथ ये सभी एल्डर्स नहीं चाहते कि टैंक योंग म्योंग जो है ये इस कंपटीशन को जीतकर इनका सेक्टर लीडर बन जाए। तो वो सभी लोग ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि अगर इस तरह का लड़का जिसने पहले यहाँ पर इतने सारे डिसिपल्स को जख्मी कर दिया और कंपटीशन से आउट कर दिया है, वो कंपटीशन को जीत गया और सेक्टर लीडर बन गया, तो फिर तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं मेरे पास एक स्कीम है, मैं यहाँ पर रूल्स को चेंज कर देता हूँ, कंपटीशन के रूल्स को चेंज कर देता हूँ, जिससे इस लड़के को कभी पास नहीं होने दिया जाएगा। इसी के साथ ही सभी डिसिपल्स जो होते हैं वो ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, बच्चे कुछ जितने डिसिपल्स होते हैं वो ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और यहीं पर पता नहीं ये लड़की है या लड़का है, मुझे तो लड़की लग रही है। तो वो कहती है पता नहीं इस बार का कंपटीशन किस तरह होने वाला है। तो उसके साथ एक चश्मे वाली लड़की खड़ी होती है, वो उसे कहती है का जो कंपटीशन है हमें कॉमन माउंटेन के ऊपर 2 से 3 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद अगले साल 1-on-1 ट्रेनिंग होगी, सॉरी 1-on-1 कॉम्बैट होगी, जिसमें जो जीतेगा वो एंड के ऊपर फाइनल में पहुंच जाएगा। तो दूसरी लड़की उसकी बात सुनने के बाद हैरान होकर उसे कहती है अब तुम कौन हो। तो वो कहती है तुमने अभी यहाँ पर सवाल पूछा तो मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया क्योंकि मुझे पता है। तो वो कहती है लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। मुझे तो इतना पता है कि इस बार का जो कंपटीशन है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कॉन्फिडेंशियल है, फिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरे फादर जो है वो जनरल ऑफिस में काम करते हैं, इसी वजह से उन्हें इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता है कि इस कंपटीशन में क्या कुछ होने वाला है। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम लोग किसी भी कंपटीशन को नहीं जीत सकते, इसी वजह से मुझे सब कुछ पता है। साथ ही वो कहती है वहां पर देखो ग्रेट एल्डर उसके साथ साथ डार्क किंग नाइट यहाँ पर आ रहा है, यानी कि जोक भी वहां पर आ रहा है। तो जोक भी वहां पर आता है और उन सभी को अपने बारे में बताता है कि मैं डार्क किंग क्लैन का लीडर हूँ, मेरा नाम टैंक जोक भी है और तुम सभी लोगों का ओवरसीइंग भी मैं ही हूँ। यहाँ पर इस कंपटीशन को मैंने ही ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पर तुम सभी लोगों को बताऊंगा किस तरह से इस कंपटीशन को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके रूल्स क्या होने वाले हैं। लोग उसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो इस वक्त अपने डार्क किंग क्लैन का सबसे यंगेस्ट लीडर है, इसी वजह से वो सभी लोग उसे बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। जोक भी उन सभी लोगों से कहता है कि आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें कंपटीशन के बारे में बताने वाला हूँ। कंपटीशन पूरे 4 साल तक चलेगा, पहले 3 साल तक तुम्हें कॉमन माउंटेन के ऊपर भेजा जाएगा जहाँ पर तुम्हें जाकर प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के अंदर थ्रोइंग स्किल शामिल होंगे, हिडन वेपन स्किल्स होंगे और साथ ही पॉइजन मेकिंग स्किल्स होंगे। तुम्हें इन सारे के सारे स्किल्स को सीखना होगा, वहां पर तुम्हें मेंटोर्स दिए जाएंगे जो कि तुम्हें ये सारे स्किल्स सिखाएंगे। 3 साल तक तुम्हें और कोई काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। 3 साल तक तुम में से जो लोग वहां पर हार्ड ट्रेनिंग करेंगे और क्विट नहीं करेंगे वही जो कि स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, उन्हीं सभी लोगों का अगला कंपटीशन होगा, यानी कि वो सभी लोग कंपटीशन के दूसरे दौर में जा पाएंगे। वो जो चौथे साल जो कंपटीशन होने वाला है वही कंपटीशन फाइनल कंपटीशन होगा और इसी के साथ ही वो लड़की कहती है वो 1-on-1 ड्यूल होने वाली है, जबकि इसी के साथ ही जोक भी चलाकर कहता है कि नहीं वो 1-on-1 कंपटीशन नहीं होगा बल्कि वो गू पॉइजन मैच होने वाला है। तो जैसे वहां पर ग्रेट एल्डर ये वाली बात करते हैं तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, सभी लोगों के तो रंग उड़ जाते हैं। सभी डिसिपल्स कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्या हमने यहाँ पर सही सुना है, क्या इन लोगों ने यहाँ पर गू पॉइजन मैच कहा है। यहीं पर हमें गू पॉइजन मैच के बारे में बताया जाता है कि क्या होता है। गू पॉइजन एक तरीका होता है जिससे पॉइजन को निकाला जाता है। बहुत सारे कीड़ों को एक मटके के अंदर डाल दिया जाता है, ऐसे कीड़े जो जहरीले होते हैं और उनमें से जो सबसे ज्यादा जहरीला कीड़ा होगा वो एंड के ऊपर जिंदा बचता है क्योंकि उसका जहर सब जहरों का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। गू पॉइजन मैच का मतलब यह है कि एंड के ऊपर आखिरी साल जितने डिसिपल्स बचेंगे सभी को एक अरीना में डाल दिया जाएगा जहां पर वो आपस में फाइट करेंगे और उनमें से जो एंड के ऊपर जिंदा बचेगा वही डिसिपल जो होगा वो इस कंपटीशन को जीत पाएगा। ग्रेट एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं कि ओरिजिनली हमारा प्लान तो यहाँ पर यही था, हम लोग यहाँ पर 1-on-1 ड्यूल ही करवाने वाले थे, लेकिन अब जबकि कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे
सारे डिसाइपल्स जो है वो आउट हो चुके हैं कंपटीशन से। इसी वजह से हमें यहाँ पर रूल्स को चेंज करना पड़ा, क्योंकि हमें इस बात का डर था अगर हम लोग यहाँ पर 1-on-1 ड्यूल का मैच रखते हैं तो उसके बाद इस कंपटीशन के अगले 3 साल तक और बहुत सारे डिसाइपल्स इस मैच से आउट हो जाते। जहाँ से सभी लोगों को यहाँ पर उनकी फुल पावर्स शो करवाने के लिए हमने ये वाला फॉर्मेट बनाया है और तुम सभी लोगों को अब इसी कंपटीशन तरीके के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। जबकि वो सभी डिसाइपल्स ये बात सुनने के बाद हमारे टैंक योंग की तरफ देख रहे होते हैं और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। उसने यहाँ पर डिसाइपल्स को मैच स्टार्ट होने से पहले ही आउट कर दिया, जिसकी वजह से अब एल्डर्स ने यहाँ पर रूल को चेंज कर दिया। तो ग्रेट एल्डर उन सभी लोगों से कहता है कि ये कंपटीशन जो है, ये कंपटीशन हमारे टैंक फैमिली के फ्यूचर को बताता है। हमारी टैंक फैमिली का फ्यूचर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तुम में से जो भी यहाँ पर फाइट करके एंड के ऊपर बचेगा वही हमारे क्लैन का लीडर बनेगा और हमारे क्लैन को लीड करेगा। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम सभी लोग इसे बच्चों का खेल समझना भी मत। तुम्हें यहाँ पर अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना होगा। फाइट करो, सर्वाइव करो और कंकर करो, यही तुम्हारा मिशन होना चाहिए। तुम में से जो भी जीतेगा उसे यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। शिचुआन टैंक फैमिली का सब कुछ उसका हो जाएगा, वो पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर राज करेगा। और यहीं पर हमें इस फैमिली के कुछ स्पेशल डिसाइपल्स के बारे में बताया जाता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से सबसे पहले टैंक योंगिल होता है, टैंक मूनचान होता है, टैंक योंग रियोंग होता है। इन तीनों को तो आप पहले ही जानते हैं। और उसके बाद टैंक शोकचियोन होता है, टैंक जियोक्लिन होता है और साथ में टैंक योंग म्योंग होता है। ये सारे के सारे वो डिसाइपल्स हैं जिनके पास यहाँ पर नया सेक्टर लीडर बनने के चांसेस है, क्योंकि ये सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि हमारा टैंक योंग म्योंग जो होता है उन सभी के नाम सुनने के बाद और साथ ही गु पॉइजन मैच के बारे में सुनने के बाद कहता है लगता नहीं है कि ये इतना मुश्किल होने वाला है, तुझे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डार्क मून स्वर्ड सेक्टर के मेन कैंप का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मीटिंग रूम होता है। वहाँ पर ब्लैक डेथ अलायंस की टेरिटरी में ये सब कुछ अनाउंस किया गया होता है। वहाँ पर कुछ एल्डर्स को बुलाया गया होता है। आसपास के कुछ सेक्टर्स, बड़े सेक्टर्स और खतरनाक सेक्टर्स के लोग वहाँ पर आए हुए होते हैं। यहाँ पर इन सभी लोगों की मीटिंग का एजेंडा टैंक फैमिली का कंपटीशन होने वाला है। तो उनमें से एक एल्डर उनसे कहता है कि तुम सभी लोग अपने अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हो, लेकिन तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम सभी लोग टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हो। सबसे पहले यहाँ पर अपना एजेंडा रखता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तुम सभी को ये बात तो पता होगी कि टैंक फैमिली के लोगों ने यहाँ पर एक कंपटीशन को अनाउंस किया है, जिसमें वो अपने यंग स्टूडेंट्स को नए पैट्रियार्च बनने के लिए ट्रेनिंग देंगे और 4 साल के बाद उनका कंपटीशन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा एल्डर उसे कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर उन बच्चों के यंग क्लैन लीडर कंपटीशन की बात कर रहे हो। दूसरा एल्डर उसे कहता है कि हाँ, मेरे स्पाइस ने मुझे इस तरह की खबरें दी हैं कि उन लोगों ने वाकई में इस तरह के किसी कंपटीशन को लॉन्च किया है। वो कंपटीशन पूरे 4 साल का होने वाला है। एल्डर उन लोगों से कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है और इस वक्त उनके बच्चे जो है वो 4-4 के ग्रुप में हर एक चैरियट के अंदर 4-4 डिसाइपल्स को कॉमन माउंटेन की तरफ भेज दिया गया है, जहां पर जाकर वो अगले 3 साल तक प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वक्त टैंक फैमिली की जो हालत है, टैंक फैमिली बहुत ज्यादा कमजोर है। हमारी ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर यू गिल जोंग जो है वो बहुत ज्यादा आसानी के साथ पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उन सभी बच्चों को रास्ते में मार सकते हैं। लेकिन उन्होंने उन बच्चों को छोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि उन बच्चों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक एल्डर कहता है कि मुझे लगता है कि वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर टैंक फैमिली का भविष्य हैं। उनमें से जो बच्चा भी यहाँ पर एंड के पर बचेगा उसे टैंक फैमिली का नया पैट्रियार्च बना दिया जाएगा। उन बच्चों के साथ कुछ भी बुरा होता है तो फिर टैंक फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। तो मुझे तो लगता है कि सभी बच्चों को अभी मार देना चाहिए। तो उनमें से दूसरा एल्डर उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो उनका भविष्य है और अगर उनके भविष्य को बड़ा होने से पहले ही काट दिया जाए तो मुझे लगता है कि टैंक फैमिली को बहुत बड़ा झटका पहुंचेगा। तो तीसरा एल्डर उनसे कहता है कि हाँ, ये बात तो वाकई में सच है कि टैंक फैमिली बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद टैंक फैमिली यहाँ की सबसे बड़ी फैमिली हुआ करती थी और हमें उससे खतरा अभी भी है, क्योंकि वो अगर राइज कर जाती है तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगी। तो बताओ कब उन बच्चों को मारने के लिए निकलना है। तो डार्क मून स्वर्ड सेक्टर का लीडर उन लोगों से कहता है कि नहीं, फिलहाल के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले। वो सभी लोगों से कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहता है कि मैंने इस वक्त अपने कुछ लोगों को उनके पीछे छोड़ दिया है ताकि वो उन सारी चैरियट्स का पीछा करें और देखें कि वो लोग कहां पर जाने वाले हैं। हमने ये फैसला किया है कि उन सभी बच्चों को यहाँ पर ग्रो करने दिया जाए। कि इस वक्त टैंक फैमिली जो है उन सभी बच्चों को राइज करवाना चाहती है, वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है और 4 साल के बाद जब उनका कंपटीशन होगा तो उनके पास एक उम्मीद की किरण होगी कि उनके डिसाइपल्स यहाँ पर फाइट करने के बाद उन्हें एक यंग पैट्रियार्च मिलने वाला है। लेकिन जब उनके डिसाइपल्स फाइट करने के लिए आएंगे, हमारे मास्टर ने ये प्लान किया है कि हम लोग उस वक्त जाकर उन सभी बच्चों को मार डालेंगे जब वो ट्रेनिंग करने के बाद तैयार होंगे। और मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लगेगा जब तुम्हारे 3 साल की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाए और तुम्हें उस वक्त कितना बड़ा झटका लगेगा। तो एक एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। अगर 3 साल के बाद उन बच्चों को मार डालते हैं तो फिर तो टैंक फैमिली निस्तो नाबूद हो जाएगी। इस टैंक फैमिली को एक बहुत बड़ा झटका पहुंचने वाला है। दूसरा एल्डर कहता है कि बिल्कुल मोशोंग फैमिली और जीगाल फैमिली की तरह जिस तरह हम लोगों ने उनकी फैमिलीज के साथ किया था, बिल्कुल इनके साथ भी वैसा ही करेंगे। डार्क मून स्वर्ड सेक्टर के मास्टर का नाम माकिनो होता है। तो माकिनो उन लोगों से कहता है तो फिलहाल के लिए तुम अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैरेजेस को ट्रैक करने पर लगा दो कि वो लोग कहां पर जाने वाले हैं।
हमें बस उनकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। 4 साल के बाद जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे और कंपटीशन के लिए तैयार होंगे तो उस वक्त हम उन बच्चों को मार डालेंगे। उनमें से कैल्डर कहता है कि तुम्हारे कहने से पहले मैंने यहाँ पर ट्रैकिंग का काम शुरू कर दिया है। मैंने कुछ लोगों को उनके पीछे लगाया हुआ है। ना सिर्फ इतना बल्कि मैंने यहाँ पर उन लोगों के बीच में अपना एक बीज भी बो दिया है। बीज बोने का मतलब यह है कि आपने एक स्पाई को उन बच्चों के बीच में छोड़ दिया है जो कि हमें अंदर की इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा टैंक योंग म्योंग जो है वो 3 साल तक माउंटेन के ऊपर कौन सी प्रैक्टिस करने वाला है और उसके लिए और कौन सी मुश्किलात उसका वेट कर रही है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।